नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 26 मई के। तो पहला कह रहा है इसमें, द WHO एंड स्विट्जरलैंड हैव साइंड एन MOU टू लॉन्च अ बायो हब फैसिलिटी दैट विल अलाउ रैपिड शेयरिंग ऑफ पैथोजेंस बिटवीन लेबोरेटरीज एंड पार्टनर्स टू फैसिलिटेट बेटर एनालिसिस एंड प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट दैम। WHO ने और स्विट्ज़रलैंड ने मिलकर क्या एक MOU साइन किया है, किसके लिए? टू लॉन्च अ बायो हब। ठीक, MOU मतलब होता है कि देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है मोटा मोटी कि दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है किसी पर्पस के लिए। ठीक है, कि दोनों पार्टी आपस में मिलके एक एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगी, तो उसके लिए एग्रीमेंट होता है MOU। तो उन्होंने जो है MOU साइन किया है टू लॉन्च अ बायो हब फैसिलिटी। ये किस लिए है? दैट अलाउ अ रैपिड शेयरिंग ऑफ पैथोजेंस, मतलब कि पैथोजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना डिफरेंट कंट्रीज़ को, जो लैब्स इसमें इन्वॉल्व होंगी उन सभी लैब्स को। ठीक है, जिससे कि ये मालूम हो सके कि आखिर वो पैथोजेंस हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ह्यूमंस के ऊपर, क्या उनका इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक, और उससे लड़ने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए जो उनका एडवर्स इफ़ेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, इस सब के बारे में ये बायो हब फैसिलिटी बनाई गई है। द बायो हब विल इनेबल मेंबर स्टेट्स टू शेयर बायोलॉजिकल मटेरियल्स विद एंड वाया द बायो हब अंडर प्री एग्रीड कंडीशंस इंक्लूडिंग बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी एंड अदर एप्लीकेबल रेगुलेशंस। जो बायो हब में मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो शेयर कर सकेंगे क्या चीज़? बायोलॉजिकल मटेरियल वाया बायो हब। मतलब उनके पास जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं वो बायो हब की हेल्प से आपस में शेयर करेंगे, जिससे कि जो बायो सेफ्टी है, बायो सिक्योरिटी है और चीज़ें इंश्योर की जा सकें। दिस मूव इज सिग्निफिकेंट इन द व्यू ऑफ नोबल। भाई इस समय जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनिशिएटिव हो रहे हैं, वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं? कोविड-19 को। कोविड-19 महामारी 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी पूरे वर्ल्ड में आई है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस समय जो भी नई चीज़ें आएंगी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आएंगे, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कभी इस टाइप की कोई पेंडेमिक आता है तो उससे लड़ सकें हम। तो पूरा मोटा मोटी इसके इर्द गिर्द घूमता है ये टॉपिक। तो आपको मेन चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि बायो हब फैसिलिटी जो है ये किसने लॉन्च करी है? स्विट्ज़रलैंड और WHO ने मिलकर लॉन्च करी है। इसका मेन मोटा मोटा पर्पस क्या है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप माइंड में रख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। Next article is two celestial event, the supermoon and total lunar eclipse observed on 26th May। सेलेस्टियल इवेंट होता है जो आकाश में होता है इवेंट, उसको बोलते हैं हम सेलेस्टियल इवेंट। तो सुपर मून और टोटल लूनर एक्लिप्स दोनों ही एक साथ दिखाई देंगे 26 मई को। सुपर मून क्या होता है और टोटल लूनर एक्लिप्स क्या होता है ये हम जान लेते हैं कुछ देर के बाद। उसके बाद हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंटली अ सुपर मून एंड अ टोटल लूनर एक्लिप्स हैव नॉट ऑकर्ड टुगेदर इन नियरली 6 ईयर। 6 साल तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही दिन सुपर मून भी हो और उसी दिन जो है लूनर एक्लिप्स भी हो। ये 6 साल के बाद अब होगा 26 मई को। द मून विल हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू अर्थ ऑन 26 मई एंड देयरफॉर विल अपीयर टू बी द क्लोजेस्ट एंड लार्जेस्ट फुल मून और सुपर मून ऑफ 2021। अ सुपर मून ऑकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट द सेम टाइम दैट द मून इज फुल। सुपर मून का मतलब ये होता है कि जब मून पूरा निकलता है, पूर्णिमा का दिन जब होता है, जब पूरा मून निकलता है, एक तो वो पूरा मून हो गया, दैट इज सुपर मून। और फिर वो मून जो है ना अर्थ के नज़दीक में हो, जो उसकी ऑर्बिट है। हम जानते हैं कि देखिए अर्थ इलेप्टिकल है और इलेप्टिकली ऑर्बिट में जो है मून भी रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब मून जो है अर्थ के नज़दीक में होगा और नज़दीक में होने के साथ साथ जो है वो फुल होगा, जो कंडीशन ये वाली होती है इसको बोलते हैं सुपर मून। ठीक है दोस्तों, सुपर मून क्या होता है समझ में आ गया। अब व्हाट इज़ टोटल लूनर एक्लिप्स, इसका मतलब ये होता है कि जो है भाई सुपर मून भी है और पूरा का पूरा चांद ढक भी गया, एक्लिप्स भी पूरे चांद का हो गया, तो उसको बोलते हैं हम टोटल लूनर एक्लिप्स। तो दोनों इवेंट होना मतलब जो है
6 साल में ये अब हो रहा है। बहुत रेयर होता है कि सुपर मून भी दिखाई दे हमें और वो एक्लिप्स भी पड़ जाए उस दिन ही, ठीक है, उस दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ जाए। अब देखते हैं कि जो है दो टाइप के मतलब जो है जब ऑर्बिट होती है, जब मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, रोटेट करता है, तो जो है उस टाइम पर दो कंडीशन बनती हैं, एक तो पेरिजी और एक अपोजी। एक पेरिजी और एक अपोजी क्या होता है? एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज लीस्ट। ठीक है, जब मून जो है अर्थ की ऑर्बिट कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आता है कि मून और अर्थ नज़दीक होते हैं। मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो है वो सबसे कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ पेरिजी। पेरिजी में पी आता है, पी मतलब पास। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब पास में होते हैं, नज़दीक में होते हैं, तो पेरिजी बनता है। देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन डिस्टेंस इज़ द मोस्ट। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं अपोजी। तो पी मतलब पास, पेरिजी मतलब पास में जब होते हैं, और उसके अपोजिट दूर तो अपोजी होता है। पेरिजी में जो है डिस्टेंस लगभग जो है 3,60,000 किलोमीटर होती है अर्थ की मून से। वहीं अपोजी में जो है ये डिस्टेंस हो जाती है 4,05,000 किलोमीटर। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ समझने की भी हैं और याद रखने की भी हैं, जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS बोलते हैं, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये जो CCUS है, नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम कार्बन को कैप्चर करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं और स्टोर करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। आगे बात समझ में? तो CCUS encompass methods and technologies to remove CO2 from the flue gas, आसपास के एनवायरनमेंट से, और फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, CO2 को जो है, जो पोल्यूशन होता है, जो फॉसिल फ्यूल जलाने से जो गैस निकलती है उसमें जो CO2 है, उसमें उस CO2 को रिमूव करना, इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा CO2 हो गई है उसको रिमूव करने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं, उन मेथड को बोलते हैं हम कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। CCUS involves multiple aspects that need to be in sync for the successful removal or capture of CO2 from the flue gas or the atmosphere, followed by utilization and storage। CCUS में बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं जिसकी हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, उसके साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, तीनों चीज़ें साथ में हो, सिंक में काम करें, साथ में काम करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये आर्टिकल इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है क्योंकि बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी है, उसको अवार्ड दिया गया है फॉर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। उस कंपनी ने जो फ्लू गैस की कार्बन डाइऑक्साइड है और जो एटमॉस्फेयर की जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, कैप्चर किया, और उसको जो है स्टोर करके यूज़ किया फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, इस चीज़ के लिए बेंगलोर बेस्ड कंपनी को अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप अ वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है, अक्रॉस 10 मिशंस टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडियन वुमेन्स हु आर सर्वाइवर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वन स्टॉप सेंटर्स सेटअप करेगा, ठीक है, जिससे जो वुमेन वायलेंस होता है उसमें जो वुमेन सर्वाइव कर जाती हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए। द मिशन वेयर द OSC विल कम अप आर बहराइन, कुवैत, कतर, ओमान, UAE, जेडा, रियाद इन सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड सिंगापुर। इन सभी जगहों पर, ठीक है, जो इंडियन वुमेन्स हैं उनके साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ है, मतलब कि जो है मेल डोमिनेट हुआ है फीमेल के ऊपर और उन्होंने जो है वुमेन को एक्सप्लॉइट किया है और उसका शिकार होकर वुमेन परेशान है, तो उनकी हेल्प करने के लिए वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे इन सब कंट्रीज़ के अंदर। बात समझ में आ रही है? ये जो वन स्टॉप सेंटर हैं, ये एक स्कीम लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, नाम था सखी। सखी स्कीम के तहत ये वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है,
सखी स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप जो है सखी स्कीम के बारे में एक बार पढ़ लेना कि ये स्कीम क्या है, इसमें क्या फीचर्स हैं, जिससे कि अगर पूछते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकें। वन स्टॉप सेंटर विल सपोर्ट ऑल वुमेन इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड बाय वायलेंस irrespective of caste, class, religion, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस। ओएससी जो है उन सभी वुमेन को इंक्लूड करेगा, इंक्लूडिंग गर्ल्स, वुमेन के साथ साथ वो लड़कियां भी जिनकी एज 18 साल से कम है और वो वायलेंस की शिकार हुई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने। आपने सुना भी होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है इसको लेकर। न्यू आईटी रूल्स, आईटी यहाँ पर जो है इनकम टैक्स नहीं है, आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नए आईटी रूल्स आए हैं टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। ठीक है, फीचरिंग अ कोड ऑफ एथिक्स एंड अ 3-tier ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 में। मतलब एक रूल, नए रूल्स लॉन्च हुए हैं, रेगुलेट किए गए हैं। क्यों आए हैं नए रूल्स से? टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। इसके अलावा एक कोड ऑफ एथिक्स की जो कि जो कंटेंट दिखाया जाए सोशल मीडिया पर वो सही हो, किसी की भावना को आहत ना किया जाए, किसी को मतलब जो है इतना क्रिटिसाइज ना किया जाए कि वो जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको पार कर जाए। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क, मतलब कि जो शिकायतें हैं कंज्यूमर को, जो शिकायतें हैं व्यूअर्स को, उसको सॉल्व करने के लिए भी 3-tier सिस्टम बनाया गया है। इट मैंडेट्स अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर ओवर द टॉप एंड डिजिटल पोर्टल्स इन द कंट्री। दिस इज नेसेसरी फॉर द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया टू रेज देयर ग्रीवेंस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। ये मैंडेट मतलब कि ये कंपलसरी करता है सिस्टम को, किसके लिए? जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक अमेजन प्राइम हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट दिखाया जाता है वो सही है या नहीं उसको देखना, और अगर कोई शिकायत आती है तो उस बारे में ध्यान देना। ठीक है ना, कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का मिसयूज़ ना करे। ये चीज़ ध्यान देने की बात है किसकी? ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की। Significant social media firms have to appoint a chief compliance officer and have a nodal contact person who can be in touch with the law enforcement agencies 24/7। तो सोशल मीडिया फर्म्स को ये कंपलसरी हो गया है कि वो अपॉइंट करें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, और एक ऐसा व्यक्ति उनके पास रहे हमेशा, दैट इज़ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, जिससे कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो किसी भी टाइम उनसे बात कर सकें, 24/7 उनसे कांटेक्ट में रह सकें, कि अगर कोई ऐसी मतलब कंडीशन आती है कि कोई इंक्वायरी निकालनी है लॉ एजेंसीज़ को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, तो वो बात किससे करें? ऐसे पर्सन वहाँ पर अपॉइंट होने चाहिए। सोशल मीडिया जायंट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैसेंजर्स कुड फेस अ बैन इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स। अगर नए आईटी रूल्स नहीं मानेंगे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे कितने बड़े हों, फेसबुक, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, ठीक है, या छोटे मोटे जो भी आ रहे हैं, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको बैन किया जा सकता है इंडिया में। ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम, ये मतलब बच्चों में देखा गया है दोस्तों। ऑल्सो नोन एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज़ अ रेयर कंडीशन एसोसिएटेड विद SARS-CoV-2, जो कोविड-19 का जो ये वेरिएंट है उसके बारे में बताया गया है। इन्फेक्शन दैट वाज फर्स्ट डिफाइंड इन अप्रैल 2020। मतलब बच्चों में ये डिफेक्ट देखा गया है जो कि कोविड-19 से ही रिलेटेड है, कि बच्चों को ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या हैं? फीवर है, रैश, आई इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम सिम्टम्स जैसे डायरिया, स्टोमक एक, नोजिया। इन सम रेयर केस द कंडीशन कैन लेड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये जो बीमारी है ये राजस्थान में देखी गई है, अभी काफ़ी केस निकले राजस्थान में इस बीमारी के, और ये कोविड-19 से रिलेटेड बीमारी है, आपको इसमें ये याद रखना है। ठीक है, जो मेन सिम्टम्स हैं वो नहीं पूछने वाले, क्योंकि इस समय बीमारी जो हो रही हैं सिम्टम्स उसमें सेम से ही हैं, तो समझ में नहीं आता कि वो कोविड-19 है या बुखार हो रहा है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, क्या है समझ में नहीं आता। लेकिन जो ये बीमारी है पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम, ये जो है बच्चों को होने वाली बीमारी है और रिलेटेड है किससे?
कोविड-19 से। नेक्स्ट आर्टिकल इज द बुद्धा वॉज फाउंड अमंग डेब्रिस रिमूव्ड फ्रॉम एन अबेंडेंड वेल एट एलेम्बी इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एलेम्बी जो है कोई विलेज या टाउन होगा, वहाँ से एक वेल में से जब निकाला गया, उसको खोदा गया, तो वहाँ से जो है बुद्धा की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि साउथ में ही बुद्धा गए थे, वहाँ पर भी उनका एग्जिस्टेंस था। तो बुद्धा जो मिले हैं इज सीटेड ऑन अ लोटस पेडेस्टल इन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्राएं हैं, डिफरेंट मुद्राएं होती हैं, बुद्ध जिसमें बैठते हैं, वो आपको सारी मुद्राएं पढ़नी हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो ये नई मूर्ति मिली है, इसमें जो बुद्धा बैठे हैं वो लोटस पेडेस्टल पर बैठे हुए हैं, लोटस के फूल पे बैठे हुए हैं, और जो मुद्रा है दैट इज़ धर्म चक्र प्रवर्तन। जो ये मूर्ति बनी है ये गुप्ता स्टाइल में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, बस इससे ये मालूम चलता है हमें कि हाँ भाई उस टाइम पर भी जब ये मूर्ति बनाई गई होगी तो बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस था साउथ में। ठीक, तो ये हम इसमें बता सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन आर्टिकल्स थे आज के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।